तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। हमारी एक मीटिंग थी जो ज़रा 1 घंटे की थी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा चली। आज मैंने आपको जो ज़हमत दी की बुनियादी वजह तो ये है कि कल मैंने एक ट्वीट भी किया था और जिसमें मैंने ये कहा कि ये मौजूदा जो न्याजी हुकूमत है, आवाम दुश्मन, इलेक्टेड सेलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत ने अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया हुआ है और हर वो शख्स, हर वो अपोजिशन का आदमी जो इनके ख़िलाफ़ बोलता है, इनके चेहरों से नकाब उतारता है, उसको दबाव में लाने के लिए ये मुख्तलिफ़ हथकंडे इख्तियार करते हैं। मैंने ग़ालिबन 25 जून को जब बजट सेशन हो रहा था, जब मैंने तकरीर की थी, वहाँ मैंने सरसरी तौर पर एक ज़िक्र किया था कि इन्होंने पहले नैब को इस्तेमाल करने की कोशिश की मेरे ख़िलाफ़, अब ये एक नया ड्रामा मेरे ख़िलाफ़ बना रहे हैं। ये 25 जून को मैंने कहा था और अभी कुछ दिन पहले एक जो इनके बड़े महाचवल वज़ीर हैं, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में ये बात मानी कि मैंने ANF को ख़त लिखा है और जिसका मैंने फिर कल इज़हार भी किया, ट्वीट में बताया कि ये इन्होंने उनको मेरे पीछे लगाने का एक प्लान बनाया है। मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह माजी में हमने शहर के ज़ालिम हों या इस मुल्क में जो ज़ालिम हुक्मरान हों उनका मुकाबला किया है, हम आइंदा भी करेंगे और इस किस्म के हथकंडे मेरी ज़बान बंद नहीं कर सकते हैं, मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूँ और अपनी क़यादत की तरह इंशाल्लाह ताला इन तमाम इंतकामी हथकंडों का मैं सामना करूँगा और उनको बेनकाब करूँगा। अब बड़ी मज़े की बात यह है कि जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह सारी कहानी गढ़ी जा रही है, वो रिपोर्ट जिसका मैंने पहले भी यहाँ इज़हार किया था आपके सामने, जब इन्होंने ये लीक की थी जनवरी 2018 में, जो तारीख़ उसके पास उसके ऊपर लगी हुई है जनवरी 2018 की है। जो मेरे पास कॉपी मुझे मिली कई मीडिया के दोस्तों से, उस पर तो साइन नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में डॉक्टर रिजवान ने, ये जो महाचवल एक वज़ीर है, उनको साइन करके दे दी हो। तो उसमें मेरे मुतालिक तो सिर्फ इतना लिखा है कि ये एक लड़का है जिसका ये नाम है और वो मेरे दफ्तर में काम करता है और उसको कहा है कि ये ड्रग पेडलर है। मैंने उस वक्त भी कहा कि इस रिपोर्ट की हैसियत, हकीकत उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि जिस लड़के को ये कहा गया कि मेरे दफ्तर में काम करता है, वो मेरे दफ्तर में काम नहीं करता। वो हमारे इलाके दफ्तर है, वहाँ पर नायब कासिद है, सरकारी मुलाजिम है, और मैंने जब 2010 में वो दफ्तर छोड़ा तब वो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ आया है और वो टांग से माजूर है और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो किसी जुर्म में नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं है। लेकिन इसने लिखा कि ड्रग पेडलर भी है और एब्सकॉन्डर भी है और लिखा कि मेरे दफ्तर में काम करता है। अब अगर एक SP को इतना नहीं पता जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है और ये लिख रहा है कि सईद गनी के दफ्तर में काम करता है और लिखा है उसने रिपोर्ट में कि मेरे दफ्तर में काम करता है, अगर वो बात गलत है तो उसकी बाकी बातें कैसे सही हो सकती हैं। जो मेरे भाई का नाम उसने लिखा, वो भी कहा कि जी ये आदमी हमने पकड़ा, उसके मोबाइल में से ये नंबर निकले, उनके नंबरों में मेरे भाई फरहान गनी का नंबर भी था। अब आगे फिर ब्रैकेट में वो खुद लिखता है, ये SP का अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वो कह रहा है जी फरहान गनी जो है वो फैसिलिटेटर है ड्रग पेडलर्स का। भाई अगर है तो तुम्हें FIR काटनी चाहिए थी, उस वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उस वक्त ना FIR कटी है, ना गिरफ्तारी हुई है, ना कोई इंट्री, ना कोई बात। और ये भी मज़े की बात है कि मुझ पर तो एक FIR कटी है ज़िंदगी में, डकैती की। लड़ने लगा तो मेरे ख़िलाफ़ एक डकैती की FIR कटी थी, खैर वो भी फारिग हो गई, अब नहीं है। फरहान के ख़िलाफ़ तो कभी ज़िंदगी में झगड़े की FIR भी कोई नहीं कटी, कभी किसी किस्म की कोई FIR नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दरख्वास्त नहीं है, और इसने उसमें डाल दिया। और वजह मैंने आपको बताई थी
केस की मैंने शिकायत की थी। अब तारीख है ज़रा देखें आप, इसकी पोस्टिंग हुई है जमशेद एसपी जमशेद के तौर पे मार्च 2017 में, और ये मार्च 2018 तक एसपी रहा 1 साल के लिए। और ये रिपोर्ट जो बनाई है, कापी आपके पास होगी, उसको अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने 3 अक्टूबर 2017 को ये मंशियात फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। पोस्टिंग हुई है मार्च में और ऑपरेशन कर रहा है अक्टूबर में। ये जो 7 महीने उसने गुजारे हैं, ये क्यों कार्रवाई उसने नहीं की? मैं जुलाई में वहाँ से MP इलेक्ट होता हूँ, जुलाई 2017 में। उसके बाद मैंने शिकायत की है कि मेरे इलाके में मंशियात का काम बढ़ रहा है, और मैंने आपको नाम बताए थे पिछली दफ़ा। सुल्तान ख्वाजा DIG ईस्ट था, मैं उससे मिला, मैंने उसको शिकायत की। मुश्ताक महर जो आज IG हैं, उस वक्त एडिशनल IG कराची थे, मैंने उनको शिकायत की। सोहेल अनवर सियाल उस वक्त हमारे दाखिला के वज़ीर थे, मैंने उनको शिकायत की। अब एक आदमी जो मंशियात के ख़िलाफ़ शिकायत कर रहा है, और ये SP साहब उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम उनकी सरपरस्ती करते हैं। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी कि दिसंबर 2017 में इसने MQM से एक लड़का जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, फैसल लोधी, उसको 1 दिसंबर को गिरफ्तार करने के बाद, कहीं से उठाने के बाद, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ज़रिए उसको मार दिया। और मैंने उस कत्ल की शिकायत उस वक्त के जो IG थे, AD ख्वाजा, मैं नाम ले रहा हूँ, AD ख्वाजा, मैं उनके घर पर गया और जाके उनको बताया कि इसने डॉक्टर रिजवान ने इस लड़के को पकड़ने के बाद इस तरह मार दिया है और इस केस की आप इंक्वायरी कराओ। ये मेरे 2 जुर्म हैं कि मैंने अपने इलाके में मंशियात की शिकायत की, और दूसरा मैंने एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो SP ने की थी, मैंने उसकी शिकायत IG को की। तो सिला और नतीजा ये निकला कि जाते जाते वो साहब एक रिपोर्ट बना के जाते हैं, और रिपोर्ट में ये तस्करा हमारा डाल के चले जाते हैं। अब उसने तो ये तस्करा डाल दिया, और ये 2 साल तक रिपोर्ट किसी के पास कहीं नहीं थी। 2 साल बाद अचानक आती है, जब हम कलीमी मांग के खिलाफ मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ, उस पर एतराज़ उठाता हूँ, तो ये रिपोर्ट आ जाती है। अब इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये जो हमारे एक चवल वज़ीर हैं PTI के, वो हर जगह ये पेपर लहराते हैं। मैंने जब ये रिपोर्ट आई थी आपके सामने यहाँ भी कहा, और मैंने असेंबली में खड़े होकर भी तकरीर की थी कि स्पीकर साहब ऑपोजिशन के मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दें, ऑपोजिशन के मेंबर्स पर, और वो इन चीज़ों की तहकीकात कर लें। अगर तो ये साबित हो जाए कि मैं या मेरे भाई किसी किस्म के मंशियात फरोशी में या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व है या उनकी सरपरस्ती करते हैं, तो मैं हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये रिपोर्ट झूठी है, तो फिर जाहिर है कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने CM साहब को रिटन में जब ये सारी चीज़ें हुई, तो ये दरख्वास्त की थी कि इस रिपोर्ट की अच्छे पुलिस ऑफिसर से, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे वेरिफिकेशन इसकी करा ली जाए। तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा आप जाकर के फौरी तौर पर, अगर वो वेरिफिकेशन हुई है नहीं हुई है, उसको करवाएं, ताकि इस मसले को एक तरफ करें। इस SP का जो रिकॉर्ड है, ये यहाँ पे रहा, इसने रिपोर्ट बनाई, ये शिकारपुर गया, उसने रिपोर्ट बनाई, और मज़े की बात है भी एक और रिपोर्ट है जो आपके पास नहीं आई है। एक तो वो है जो इम्तियाज़ शेख के खिलाफ इसने बनाई, जो आपको मिल गई है, एक और है जो मेरे पास आ गई है इत्तफाक से। उस रिपोर्ट में इसने गौस बख्श मेहर को भी नहीं छोड़ा, इसने शहरियार मेहर को भी नहीं छोड़ा, और जो लोग वहाँ पे हैं शिकारपुर में, सबका इसने जिक्र किया उसके अंदर। उसके अलावा जब ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में था, इसने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी बहुत सारी रिपोर्टें बनाई होंगी, लेकिन एक रिपोर्ट किसी एक शख्स के खिलाफ बनाई, और उसको जो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे धमाका हुआ था उसके अंदर डाला, जस्टिस मकबूल बाकिर के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें डाला, और 13 मर्डर केसेस में उसको डाला। खैर वो भी हिम्मत वाला आदमी था बेचारा, हमारी तरह वो लगा रहा। उस रिपोर्ट की तहकीकात भी फिर एक पुलिस की कमेटी ने की, एक पुलिस की कमेटी ने उस रिपोर्ट की तहकीकात की, और नतीजा ये निकाला कि उस शख्स के ऊपर जितने इल्ज़ामात उसने लगाए थे SP ने, वो सारे के सारे गलत हैं। और जो वजह थी, वजह ये थी कि वो शख्स करता है भैंसों के बाड़ों का काम। इस SP साहब ने उसको बुला के कहा कि हमें भी ये भैंसों के बाड़ों का काम करना है, शायद आज भी होंगे बाड़े इसके। तो किसी शख्स को आगे बनाया जो फ्रंट मैन था,
ये बाड़ों का काम करना है, और उसने बाड़े वाड़े दिलवा दिए। जब पैसों की अदायगी की बात आई, जब उसने कहा कि जी पैसे भी देने हैं, तो उसके खिलाफ ये रिपोर्ट बना दी और उसके घरों पे छापे, उसके पता नहीं लोगों को पकड़ना, टॉर्चर करना, ये सारे सिलसिले से शुरू कर दिए। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, इसने ये किया है। वैसे मैं आपके तवज्जुह से गुजरांवाला में जहाँ की पोस्टिंग हो गई है, वहाँ के पीटीआई के जो भी लीडर हैं, पीएमएलएन के जो लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, और जो बेचारे लोग हैं, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि भाई इस पर नज़र रखना, बच के रहना। ये रिपोर्टें वहाँ भी बनाएगा इस किस्म की, और ये वहाँ भी सबके कपड़े उतारेगा इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगा के। तो जब ये गुजरांवाला में लगा है तो लोगों को वहाँ मोहतात होना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो मैंने कही 2-3 मरतबा, और मेरी उस बात की तायीद हबीब जान ने भी की, और वो हबीब जान जिसका एक वीडियो में इंटरव्यू जो था, वो खुद इस चवल वज़ीर ने ये कहकर फैलाया और ट्वीट किया कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त कोई बम धमाका करने वाला हूँ उस इंटरव्यू के ज़रिए। हबीब जान का इंटरव्यू आ गया। अब वो इंटरव्यू हमारे गले क्या पड़ना था, इनके गले पड़ा हुआ है। इसने शाहजेब खानज़ादे के प्रोग्राम में बैठकर ये कहा, जब शाहजेब ने उससे पूछा कि उज़ैर की जीआईटी में जो आप फैला रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, उज़ैर ये कहता है कि और जमातों के साथ साथ पीटीआई भी मुझे अपनी जमात में शामिल करना चाहती थी। तो इसने इनकार किया वहाँ और कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो जीआईटी में पता चला है। सफ़ेद झूठ। मैं ये बात बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, ओ भाई तुम सच्चे हो, मैं झूठा हूँ, तुम फरिश्ते हो, मैं मनशात फरोशू बकुल तुम्हारे। मेरे साथ बैठो ना, मेरे सामने बैठो, तुम ये बताओ कि मैंने क्या किया है और मैं ये बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। फैसला लोगों पे छोड़ दो। इतनी जुर्रत नहीं है, ना मेरे सामने मीडिया के सामने बैठने को तैयार हैं और ना ही किसी टीवी चैनल पे मेरे साथ बैठने को तैयार हैं। भाई तुम सच्चे, मैं झूठा, सामना करो मेरा। मैं तो कह रहा हूँ कि बैठो, लेकिन ये भाग रहा है। इसलिए भाग रहा है कि मैं फिर कह रहा हूँ, अमन कमेटी से राब्ते के लिए अली जैदी ने, इमरान इस्माइल ने और आरिफ अलवी ने कमेटी बनवाई। उस कमेटी के 3 लोग थे, उनको ये टास्क दिया कि अमन कमेटी से राब्ता करो और इनको पीटीआई में शामिल कराने के लिए राज़ी करो। और उसके बाद मैंने ये भी कहा कि इनके धरनों में जाते रहे, मान लिया, अब तो कहते हैं गए। मैंने ये कहा कि इनके स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करते रहे, मान लिया। मैंने ये कहा कि हबीब जान ने फ़ोन के ज़रिए खिताब फरमाया, मान लिया हबीब जान ने किया था। मैं अब ये कह रहा हूँ कि इनके सिटिंग एमएनए, जो आज भी एमएनए है कराची से, उसके घर पर एक मरतबा नहीं कई मरतबा मीटिंग्स हुई हैं, और उन मीटिंग्स में अली जैदी भी मौजूद था, उन मीटिंग्स में इमरान इस्माइल भी मौजूद था, और उन मीटिंग्स में आरिफ अलवी भी मौजूद था। और एक चीज़ मुझे और पता चली, लेकिन कंफर्म नहीं है, मैं उसको मज़ीद चेक कर रहा हूँ कि शायद ये आरिफ अलवी के घर पर भी एक मीटिंग हुई है। उसको मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आरिफ अलवी साहब के घर पर भी एक मीटिंग हुई है इनकी। अब अगर ये खुद अमन कमेटी से राब्ते करें, अपने जलसों की, अपने धरनों की सिक्योरिटी उनको दें, और अमन कमेटी के लोग असलहे के साथ, जो इनके लोग कहते हैं, इनके धरनों और इन जलसे की सिक्योरिटी करें, तो वो ठीक है। लेकिन अगर सईद गनी, कादिर पटेल और कोई जाके उनसे मिल लेता है तो हमने जुर्म किया। तो ये सारे झूठे हैं। मुझे तो दुख होता है, अफसोस होता है कि गवर्नर साहब ने टीवी चैनल पर कलमा पढ़ के ये कहा कि सईद गनी झूठ बोलता है, कलमा पढ़ के ये कहा। लेकिन एक बात उन्होंने शायद थोड़ी घुमा के कही, उन्होंने कहा मैं उज़ैर से नहीं मिला कभी। ये कहा हो सकता है उज़ैर से ना मिले हो, मैं अमन कमेटी की बात कर रहा हूँ, मैंने उज़ैर की बात कभी नहीं की। कलमा पढ़ के उनसे ये कहें कि वो ये कहे, कलमा पढ़ के गवर्नर ये कहे कि क्या इनकी 3 रुकनी कमेटी जो इन्होंने बनाई थी, उसने अमन कमेटी से राब्ता किया कि नहीं किया। क्या अमन कमेटी के नुमाइंदे आपके साथ उस एमएनए के घर पे मिले या नहीं मिले, इस बात को डिनाई करें। मैं उस कमेटी के लोगों के नाम बता दूंगा, और हो सकता है मैं उनमें से कई लोगों को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठा के बता दूं कि ये गवाह हैं, वो ये कहते हैं। ये बात सारी ठीक है। मैंने एक बात और कही कि अली जैदी ने लंदन में जो फंड रेजिंग हुई शौकत खानम के लिए, $3 मिलियन
शौकत खानम की फंड रेजिंग के अपने अकाउंट में डाले, झुठलाए, कहे कि मैं झूठ बोलता हूँ, कहे कि मैं गलत बोलता हूँ, और वो पैसे किस तरह से इसके पास से निकलवाए गए हैं वो भी मैं बता दूंगा, किसने निकलवाया वो भी बता दूंगा। एक और मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि जिन दिनों में 2011 में इनका कराची में जलसा हुआ, उन्हीं दिनों में शायद लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ ये लेके जा रहे थे शिकायतें विकायतें, बड़ा शोर मचा हुआ था। वो अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम थी, याद रखें। आप तो कहते हैं ना अल्ताफ़ हुसैन की नहीं है, उस वक्त तो अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम थी। एक तरफ ये लंदन में ड्रामा कर रहे थे, दूसरी तरफ इनके लोग यहाँ एमक्यूएम के पास मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे जलसे में लोग भेजो। और इसकी कई वीडियोस भी आई उन जलसे की, अगर आप लोगों ने मीडिया पे चलाएंगे। कई लोग कह रहे थे हमारा ताल्लुक तो एमक्यूएम से है, हम तो यहाँ देखने आए, ये करने आए। तो 2011 का जो जलसा था पीटीआई का, उसमें अमन कमेटी और ये बाकी तो अपनी जगह एमक्यूएम के लोगों को भी लाया गया और एमक्यूएम की लीडरशिप से दरख्वास्त करके लाया गया। और कराची में एमक्यूएम की लीडरशिप से जो मुलाकातें हुई वो इमरान इस्माइल ने की। अब फिर पढ़े कलमा और फिर कहे कि मैं गलत कहता हूँ। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि ये समझते हैं कि बस कोई और देख नहीं रहे, जो मर्जी कह दें। मैं तो कह रहा हूँ जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, भाई मेरे सामने बैठ के कह दो, मैं तो साबित करूँगा कि गलत है। इंशाल्लाह ताला वक्त बताएगा ये सारे गलत हैं। लेकिन जो तुम्हारे मुतालिक मैं कह रहा हूँ वो एक एक चीज़ ठीक है, और मेरे पास इससे ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। मैं बताऊँगा कि ये क्या करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये सारा ड्रामा, ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि इस नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, इनकी नालायकी की वजह से, नाअहली की वजह से मुल्क जिस बहरान का शिकार है, मईशत जिस बहरान की शिकार है, जो लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, महंगाई हो गई है, जिस चीज़ का ये नालायक वज़ीर आज़म नोटिस लेता है उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इसने लोड शेडिंग का नोटिस लिया, कम होने के बजाय बढ़ गई। बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल की कमी का नोटिस लिया, पेट्रोल की कमी तो पता नहीं कितने हफ्ते चलती रही, लेकिन 27% से लेकर 66% पेट्रोल बढ़ा दिया। दवाओं का नोटिस लिया, दवाएं महंगी कर दी। चीनी का नोटिस लिया, चीनी महंगी कर ली। गंदम का नोटिस लिया, गंदम महंगी कर दी। पीआईए का नोटिस लिया, पीआईए को गाड़ दिया। स्टील मिल के पीछे पड़े, लोग निकाल दिए। तो कोई एक ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने किया हो और उसका कोई मस्बत नतीजा निकला हो, तो लोगों के हक में नतीजा निकला हो। तो इन तमाम इशूज़ से, अवामी इशूज़ से, कोरोना के इशू से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए इन्होंने सारा ये ड्रामा छोड़ा हुआ है। और ये चवल, जो चवलों का सरदार है, एक वज़ीर, उसको उन्होंने छोड़ा हुआ है मैदान में। और मैं ये बता दूं कि भाई तुम जितनी बदतमीजी कर लो टीवी पे बैठ के, जितनी ऑल फोल मेरे खिलाफ बक लो, तुमने पंगा गलत आदमी से लिया है। मैं एक एक चीज़ इनकी बेनकाब करूँगा। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ रहता हूँ, मेरी नस्लें यहाँ रहती हैं और रहेंगी। मैं पता नहीं कितनी सदियों से रहता हूँ ना। मैं पहले मुल्क से बाहर गया था ना आइंदा जाऊँगा। तुम पहले भी मुल्क से बाहर थे और तुम फिर मुल्क से बाहर चले जाओगे। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कोई इलेक्शन हो और इसको फिर इतनी हिम्मत होगी कि दोबारा उस हल्के से लड़े। और इंशाअल्लाह ताला मैं पार्टी से दरख्वास्त करूँगा कि मुझे टिकट इस चवल के सामने दें, ताकि इसको मैं बताऊँ कि इलेक्शन होता क्या है, और फिर देखता हूँ कि कोई इलेक्शन में जितवाता है। तो इसको मैं बिल्कुल टिका के इसकी तसल्ली कराऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और इसको इसकी जगह पे पहुँचाऊँगा। और मैंने पहले भी कहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि लीचड़ आदमी हूँ। तो इस मामले में जो मत्था मारेगा मेरे साथ, ठीक है, जो हमारे साथ होगा हम भुगतेंगे। इनकी हरकतों को बेनकाब करूँगा। और ये देखें, ये कभी नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर मेरा ख़ानदान चनेसर गोट में जो है ना, वो हज़ारों में 100 नहीं हज़ारों हैं। जिस घर की जो 4-5 हमारे घर है ना इर्द गिर्द के, कोई 100 के करीब वोट तो उधर हैं। बाकी जो और मेरा ख़ानदान उधर में है, तो जिस आदमी का ये नाम बार बार लेता है कि जी उसको मैं सरपरस्ती करता हूँ, वो पहले तो पता नहीं कितनी दफ़ा पकड़ा गया। हमारी हुकूमत आने के बाद 2008 से लेके आज तक 2020 तक कोई 8-9 उसके खिलाफ FIR हुई हैं। कोई पता नहीं कितनी मरतबा वो गिरफ्तार हुआ है, कई मरतबा वो जेलों में गया है। और मैंने बार बार ये कहा आपके सामने कि मुझे IG से लेके सिपाही तक मेरी 25 साल सियासी ज़िंदगी में एक आदमी लेकर आ जाएं आप, एक आदमी जो ये कहे कि सईद गनी ने किसी क्रिमिनल के लिए, किसी जराइम पेशा शख्स के लिए
हमें उसकी सिफारिश की है। कोई एक आदमी आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है 25 साल कराची में सियासत करने के बाद, मैं ये कह रहा हूँ आपको, कोई एक आदमी लेकर आ जाए, नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने साफ़ सुथरी सियासत की है, मेहनत की है, कोशिश की है, और पार्टी ने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला का करम हुआ। लेकिन मैं इसी तरह किसी चवल और चमार आदमी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो अपने के ज़रिए मेरी इज़्ज़त को, मेरी साख को ख़राब करने की कोशिश करे। मैंने पहले भी सामना किया है, मैंने इनसे बड़े बड़े दहशतगर्दों का सामना किया है, ये तो चमार लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला इनका भी सामना करूँगा। आप बोलेंगे? कराची में सब बिजली का बहरान है, असद उमर साहब ने ऐलान भी किया था कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, आपके पास क्या इतलात हैं, क्या सूरत है? देखें, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आरिफ नकवी पीटीआई का सबसे बड़ा एटीएम है, और ये बात कहता रेहाम खान की किताब में लिखी है, जिसको ये नहीं मानते, उसने भी लिखी है। लेकिन उसके आरिफ नकवी इस पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद जितने बड़े और अहम इजलास हुए, उन तमाम इजलासों में ये शरीक रहा और इसका एक बड़ा अहम किरदार रहा। ये आरिफ नकवी जो शंघाई इलेक्ट्रिक जो ख़रीदना चाहती है कि इलेक्ट्रिक को वज़ीर आज़म से जाकर डेलीगेशन को मिलवाता है शंघाई इलेक्ट्रिक के, और ये उसमें मौजूद होता है। जब ये पकड़ा जाता है तो वहाँ पर जो रेफरेंस ये देता है अपनी गिरफ्तारी के वक्त, वो वज़ीर आज़म इमरान खान का देता है। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं, जब इमरान वज़ीर आज़म बना, कई लोग गवाएं इसके, मुझे नहीं पता, कोई बेचारा हिम्मत करके बताया ना बताया, सरकारी लोग भी अफसर हैं, कि अलल ऐलान इमरान खान ने कई लोगों के सामने ये बात कही, और मुझे ये कल एक शख्स ने बताई, सीनियर ऑफिसर है, उसने कहा कि मेरे सामने उसने ये बात कही है कि आरिफ नकवी ने तो हमें इलेक्शन में बहुत पैसा दिया है, और यहाँ के कुछ लोग उसके कारोबार को तबाह करने में तुले हुए, और ये मैं नहीं होने दूंगा। जो आदमी, जो वज़ीर आज़म अलल ऐलान खुल्लम खुला ये कहता पीछे हूँ, वो मेरा फाइनेंसर है, मेरी पार्टी को पैसे देता है, इलेक्शन में खर्चा देता है, वो कैसे के इलेक्शन करेगा? ये हो नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरी पीटीआई तले दबी हुई है। ये कराची के लोगों के साथ ज्यादतियां का तस्करा ही नहीं है। अब कहते हैं लोड शेडिंग कम करो, सब ड्रामा है, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को और ये चीज़ें करते रहेंगे। देखें, राना सनाउल्लाह भी अल्लाह का शुक्र है दिलेर आदमी है, जितना मेरा उनके साथ मैंने उनको देखा है, और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता अल्लाह करे कि मैं चला जाऊँ, लेकिन मैंने जब से सियासत का आगाज़ किया है, मैं हमेशा बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहता हूँ। तो अगर कोई चीज़ मुझे होगी तो मैं ज़हनी तौर पर हर काम के लिए तैयार रहता हूँ। ये ज़ोर आजमाई करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने पहले भी ऐसे साजिशों से, ऐसे हथकंडों से, ऐसे ड्रामों से मुझे बचाया भी और मुझे हिम्मत भी दी है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला सामना करूँगा, करेंगे तो फेस करेंगे। ये बताएं कि जिसको आप महाजवन देते हैं, हाँ, मैं कहता हूँ उसने फिर मोहतरमा की वसीयत को भी चैलेंज किया है। वो कहता है कि मुझे वसीयत दिखाएं तो सही वसीयत है क्या? आप बताएं क्या हकीकत क्या है? यार, मुझे अब ये बात बड़ी बुरी लगती है, मेरा मिजाज नहीं है, थोड़ा मजाक तो दुरुस्त नहीं, मतलब सच्ची बात है भाई, पीपल्स पार्टी का मसला है ना। क्या नहीं, देखिए, एक वसीयत है, चलो भाई, सही है गलत है, तुम होते को ना पूछने वाले। मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, ये पार्टी के कारकुन ये मानते हैं, ठीक है, ये पार्टी के कारकुन ये मानते हैं, ठीक है, ये कारकुन ये मानता है, ठीक है, और तू होता को नहीं पूछने वाला भाई। ये मुझे हक पहुँचता है ना कि अगर मुझे शक होगा, शुबा होगा, एतराज़ होगा तो मैं बात करूँगा। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और तुम जाके अपने भाई फैमिली के, घर वालों के, पार्टियों के जाके वो मसले देखो। पीपल्स पार्टी किसको लीडर बनाती है, कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। तुम इमरान खान से पूछो कि बाबा वो बेटी तुम्हारी है कि नहीं है, ये सवाल करो ना, जुर्रत है तुम्हारे अंदर तो। आप जाके अपने
उस इसरारुल्लाह गंडापुर जो भाई एमपीए था बेचारा, जो शहीद हो गया खुदकुश हमले में, उसके भाई से पूछो इनामुल्लाह से कि तुमने जो 164 का स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहता है कि अली अमीन गंडापुर और उसका भाई इस दहशतगर्दी में मुलविस हैं, उसके भाई को खुदकुश हमले में उन्होंने मरवाया है। आप उनसे पूछो, तुम्हारी पार्टी का मसला है ना, जाके उनसे पूछो कि भाई 164 का स्टेटमेंट आप दे रहे हो, बताओ तुम्हारे पास और क्या सबूत है? तुम हमारे एक वफाकी वजीर के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? तुम जाके एमक्यूएम से पूछो कि भाई ये मोहम्मद अनवर ने लंदन में बैठ के कहा है कि मैं भारतीय सफारतकारों से पैसे लेके अपनी पार्टी को यहाँ देता था। उससे पूछो कि भाई भारतीयों से पैसे लेके तुम्हारा एक इत्तेहादी जो है यहाँ पे खर्च करता था। तुम इससे पूछो। तुम फहमीदा मिर्ज़ा से पूछो कि उज़ैर की जीआईटी ये कहती है कि जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा है उसने हमें हथियार भी दिए, उसने हमें लाइसेंस भी दिए, उसने हमें कहा कि बंदों को मारो, उसने कहा कि शहर में अमन ख़राब करो। तुम जाके उससे पूछो। तुम हमसे पूछने वाले कौन होते हो भाई? हमारी पार्टी के मसले हम जाने। ये मैं कहता हूँ ना, देखें जब मैंने ये बात की ना चवल, तो ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा, ये मैंने बड़ा सोच समझ के किया और बड़ा इतना सुपर फिट है। और मैं आपको बताऊँ, एक मरतबा अताउल्लाह कासमी साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो किसी ने पूछा उनसे कि ये चवल क्या होता है? उन्होंने कहा कि चवल होता नहीं है, चवल नज़र आता है। तो चवल जो है वो नज़र आता है। तो ये जहाँ साहब बैठते हैं ये उमड़ के साबित करते हैं, उछल के साबित करते हैं कि हाँ मैं चवल हूँ, हाँ मैं चवल हूँ। तो ये चवलों का सरदार है, ये महाचवल आदमी है। तो इसकी चवलें चलती रहें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम झूठों को बेनकाब करता रहूँगा, इनके चेहरों से नकाब उतारता रहूँगा और इनकी आवाम दुश्मनी और जो चोरियाँ चकारियाँ हैं वो आपके सामने लाता रहूँगा। देखें ये एक बड़ा मसला है और इस पर कल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमारी एक मीटिंग हुई थी उस पर बात हमने की इस पर, और कमिश्नर कराची को उन्होंने हिदायत दी कि आप उनके साथ बैठें जो ये होलसेलर डेयरी फार्मर्स हैं उनके साथ, और बैठ कर ये जो रेट का इशू है उसको तय करें। और ज़ाहिर है उसका एक मैकेनिज़्म है और कोर्ट ने भी कहा हुआ है उस मैकेनिज़्म के मुताबिक अगर महंगाई तो हुई है, ये सबको पता है, अगर उस महंगाई के मुनासबत से उनका जायज़ मुतालबा है कि कुछ इजाफा होना चाहिए तो जितना जायज़ बनता है उतना होना चाहिए। लेकिन ये जो अपनी मर्ज़ी से बग़ैर हुकूमत की अप्रूवल के जो इजाफा करते हैं वो गलत है और वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये अवामी इशू है और इस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने केसेस का और ये ANS केसेस का इस वक्त सूरत यह है कि कराची का हम तबाह करने के लिए फिर एक दफ़ा दहशतगर्द उतारे गए, जिनके अपने मुद्रा को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आए हैं। तो आपके साथ ये सूरत करते थे कि इनके कुछ बड़ी जो इनके इतिहाद नहीं। देखिए मुझे तो जो थ्रेट्स थे वो तो पहले की बात है, लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ वो तो मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से ये है ना इम्कान, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि इसको किस तरह से चुप कराएं, किस तरह से काबू करें। तो अब ज़ाहिर है जब हुकूमत खुद इस किस्म की सियासी दहशतगर्दी करने पे तुली हुई हो कि जो शख्स उनके ख़िलाफ़ बोलता है, जो बात करता है, जो उनके मज़मूम मकासद और प्रोपेगेंडे को रोकने की कोशिश करता है, उसकी ज़बानबंदी की कोशिश करो। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये काम करते रहेंगे और मैं अपनी इसी तरह से जो मेरा तरीक़ेकार है बातों का करने का मैं करता रहूँगा। देखें ये बात हमने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, आज भी मैंने कही, और जब कोरोना का इशू उरूज पे था मैं भी कहता रहा, मुर्तज़ा भी कहता रहा, नासिर शाह भी कहते रहे, सीम साहब भी कहते रहे कि ये हुकूमत कोरोना से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है और ये जो उनके 4-5 शेरू हैं उनको ये छोड़ देते हैं ताकि वो नॉन इशूज़ को उजागर करें और जो आवाम के इशूज़ हैं उसको ये बैक बर्नर पे डाल दें और पीछे लेके चले जाएं। अब मुसीबत ये है कि अगर ये झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, अनशन बोलते हैं, अगर हम जवाब ना दें
तो शायद लोग ये समझेंगे कि वो ठीक थे। हमें मजबूरी में ला मोहल्ला बात करनी पड़ती है, लेकिन शुरू में हमने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है। शुरू में जब ये बातें करते थे हम कोशिश करते थे कि हम इनको जवाब ना दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे चवल हैं, इनको एहसास नहीं है कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ लोगों के मसाइल हैं और हुकूमत की बुनियादी ज़रूरत या जो उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है वो लोगों के मसाइल को हल करना होती है, लोगों की मुश्किलात को कम करना होती है, उनको सहूलतें देना होती है। लेकिन इनको कुछ नहीं पता, इनका बस एक ही मकसद हयात है कि शोर मचाओ, हंगामा करो, टीवी पे जगा लो, सोशल मीडिया पे गंद मचाओ, बदतमीज़ी करो और लोगों की तवज्जो बांटो। तो हम बहालत मजबूरी जवाब देते हैं, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि लोगों के असल जो इशूज़ हैं उसको ये पीछे ले जाते हैं। अच्छा, मैंने तो नहीं सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपने सवाल कर लिया है। मेरे जितने एसेट्स हैं वो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ से मेरी वो एसेट्स की डिटेल निकाल लें, वो आपको मिल जाएगी। ठट्टा से लेके कराची तक मेरी 120 एकड़ ज़मीन है, जो मैंने शायद आज से 20-25 साल पहले ली है और बहुत सस्ती ली थी। बहुत पुरानी है वो, मेरे सेनेटर वेनेटर बनने से भी पहले की है सारी। 120 एकड़ ज़मीन है, वो मौजूद है। अब अगर उसको ये कहते हैं ठट्टा से कराची तक, तो बड़ी मेहरबानी भाई, मेरे पास है। और आपने क्या बोला, उन्होंने क्या कहा है? अच्छा, मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, मेरे भी मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती। अच्छा, दूसरी अर्ज़ कर दूँ, मैं बता दूँ, मैंने ये बात कभी नहीं की। मैं हमेशा एक बात का इज़हार करता हूँ कि मैं एक गरीब और आम ख़ानदान से हूँ। मैं ये बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब जब पैदा हुए थे तो हमारे घर में मुश्किलात थी, फाके थे, तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं बताया कि मैं जब से घर में पैदा हुआ अपने, मेरी पैदाइश से वक्त से लेकर आज तक हमारे पास गाड़ी रही है। गाड़ी थी मेरे घर में जब मैं पैदा हुआ हूँ। ये जितने असेंबली में इनके अरबपति बन के बैठे, ज़रा पूछें ये जब घरों में पैदा हुए थे कितनों के पास गाड़ी थी? हमारे पास गाड़ी थी। मेरे जब वालिद साहब की डेथ हो गई, कभी होगा तो मैं तफसील बता दूंगा, हमें इतने पैसे उस वक्त मिले थे बैंक से और ये सारी चीज़ों से करके कि मैं अच्छे खासे डिफेंस में तो बड़े घर ले सकता था। उस वक्त मैंने नहीं लिए, बहरहाल गलती की, लेकिन ले सकता था। तो जो जब मेरे मुतालिक बात करते हैं तो बेहतर ये है कि वो एक एक चीज़ बताएं और मैं फिर एक एक चीज़ का जवाब दूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास जो कुछ है वो सारा उसमें मौजूद है और अल्लाह का शुक्र है कि जब से मेरे वालिद साहब की डेथ हुई उसके बाद से हमारे पास जो जो कुछ था, मेरे पास एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक एक चीज़ का, कि कितने पैसे में मिले थे, क्या थे, मैंने क्या किया, किधर लगा, सब कुछ किया। तो मेरे पास 120 एकड़ ज़मीन है, डिक्लेयर्ड है, सबको पता है, छुपाता नहीं हूँ, टैक्स भी देता हूँ और वो सारी जगह मौजूद है। बाकी हमारे दोस्त हैं, अब ज़ाहिर है मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, PTI झूठों की, चवलों की, चमारों की पार्टी है। कोई इज़्ज़तदार आदमी अगर वो जाएगा वहाँ, इज़्ज़तदार होगा तो वापस आ जाएगा उसको, वरना उनके जैसा होना पड़ेगा। तो उनके जैसा होगा तो वहाँ सर्वाइव करेगा। तो बदकिस्मती की बात है जिसकी अब बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा शरीफ आदमी था वहाँ जाके ऐसा हो गया है, तो अल्लाह उसको खुश रखे। थैंक यू जी।